Hello everyone, today we discuss MCQs on Charles Lamb and his work Dream Children. So first है यहाँ पर Who called Lamb the gentle hearted Charles? चार्ल्स लैम्ब को जेंटल हार्टेड चार्ल्स किसने कहा था ये आपको बताना है. Who called Lamb? Your options are Hazlitt, Shelley, Coleridge, none of these. So your answer is C. Coleridge. Coleridge called Charles Lamb the gentle hearted Charles. Coleridge ने कहा था कि जो चार्ल्स हैं वो gentle hearted हैं. ठीक है, so C is the right answer. Next है question number 2. Who referred Lamb as Lamb the frolic and the gentle? Lamb को frolic and gentle कहने वाले कौन थे ये बताना है आपको. वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सैली, नन ऑफ दी. सो वर्ड्सवर्थ ने लैम्ब को फ्रॉलिक एंड जेंटल कहा था. सो सी ए इज द राइट आंसर, वर्ड्सवर्थ. ठीक है, कॉलरिज ने इनको जेंटल हार्टेड कहा है, जबकि वर्ड्सवर्थ ने इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया, फ्रॉलिक. सो अगर फ्रॉलिक आ जाएगी, फ्रॉलिक और जेंटल किसने कहा है चार्ल्स लैम्ब को, सो ये कहने वाले वर्ड्सवर्थ थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. एसेज ऑफ इलिया अपीयर्ड इन. इनका जो वर्क है एसे ऑफ इलिया ये कब आया था, कब पब्लिश हुआ था. सो ऑप्शंस हैं ये आपके 1913, 1914, 1823, 1933. सो 1823 में ये इनका वर्क अपीयर हुआ था इन लंदन मैगजीन. ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर. ये इनका मैग्नम ओपस है, मतलब मास्टर वर्क है इनका चार्ल्स लैम्ब का. एंड 1933 इसको भी याद रखना, इनका लास्ट ऐसे ऑफ जो लास्ट इनका ऐसे ऑफ इलिया है वो 1933 में हुआ था, यानी 10 साल बाद. ठीक है, ऐसे ऑफ इलिया के 10 साल बाद इनका लास्ट ऐसे ऑफ इलिया आया था. देखो ये क्वेश्चन भी आ गया. क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट एसेज ऑफ इलिया अपीयर्ड इन. लास्ट एसेज ऑफ इलिया इनका कब आया था. सो 1833 1833 में. ठीक है, 1833 में आया था. सो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. लैम्ब इज कॉल्ड. लैम्ब को क्या कहा जाता है. द किंग ऑफ इंग्लिश एसेज, द विलेन ऑफ इंग्लिश एसेज, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज. सो वी ऑल नो दैट Lamb is known as Prince of English Essays. So C is the right answer, the Prince of English Essays. जबकि अगर हम फादर ऑफ इंग्लिश एसेज की बात करते हैं तो फ्रांसिस बैकन को हम फादर ऑफ इंग्लिश एसे बुलाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो इंग्लिश एसे लाने का श्रेय है वो फ्रांसिस बैकन को जाता है. सो उनको हम फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे के नाम से जानते हैं, है ना, फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म, क्योंकि उनके उनके जो एसेज हैं वो क्या हैं कि जो नॉलेज है उनको एनहेंस करने की बात करते हैं, तो इसीलिए उनको फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म कहा जाता है. एम्पायरिसिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी नॉलेज है उसको आप ऑब्जर्व करो, एक्सपीरियंस करो, तब मानो. किसी के भी कहने पर आपको मतलब बिलीव नहीं करना चाहिए. ठीक है, जो नॉलेज होती है ना वो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, ये उनका कहना था. और उनके जो एसेज हैं वो ये ऐसे इसी पर आधारित हैं. साथ ही वो एफोरिस्टिक स्टाइल का यूज़ करते हैं. एफोरिस्टिक स्टाइल होती है जिसमें वो एपिग्राम का यूज़ करते हैं, प्रोवर्ब, ईडियम, फ्रेजेस, इन चीज़ों का वो मतलब यूज़ करते हैं. इससे क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है उसमें संक्षिप्तता आ जाती है. सो ही इज़ नोन एज फादर ऑफ एफोरिस्टिक स्टाइल, फादर ऑफ एम्पायरिज्म. जबकि जो लैम्ब हैं, चार्ल्स लैम्ब, क्योंकि ये भी एसेइस्ट हैं, तो इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे के नाम से जाना जाता है. इनके जो एसेज होते थे वो पर्सनल होते थे, पर्सनल टोन में, एंड हर इंडिविजुअल के साथ वो एसेज रिलेट करते हैं. इस तरह के इनके ऐसे हैं. तो इसी क्वेश्चन नंबर 6 है लैम्ब बिगिन हिज कैरियर एज ए. इन्होंने अपना कैरियर कैसे शुरू किया था. सो एज अ पोइट इन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की थी. सो ए इज़ द राइट आंसर. ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग में पोइट मतलब पोइम्स लिखी थी, और पोइम भी इन्होंने अपना सेपरेट नहीं, कॉलरिज के कलेक्शन में ही अपनी कुछ सोनेट वगैरह इन्होंने पब्लिश कराई थी, बट इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली नहीं थी पोइम्स में. तो फिर इन्होंने बाद में ऐसे में अपना मतलब हाथ ट्राई किया. तो होता है ना कि जो टैलेंट था इनके अंदर वो ऐसे लिखने का था, तो उससे इन्हें सफलता मिली, और बाद में फिर ये प्रिंस के नाम से इंग्लिश में जाने गए हैं. तो एक अच्छा एक इन्होंने अपनी जगह बनाई है इंग्लिश में एज ए एसेज. सो ठीक है, ये याद रखना कि इन्होंने अपना जो करियर है वो शुरू किया था एज ए पोइट, बाद में ये एसेइस्ट बन गए थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 इज अ कलेक्शन
ऑफ टेल्स, ठीक है, ये भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807। एक कलेक्शन है कहानियों का, इसमें शेक्सपियर की कहानियां हैं, दैट वर रिटन इन कोलोबरेशन, जिसे कोलोबरेशन में लिखा गया था। हु वर द कोलोबरेटर, तो कौन था वो कोलोबरेटर, उसका आपको नाम बताना है। तो इस वर्क को उन्होंने, इस कलेक्शन को इन्होंने अपनी सिस्टर मैरी लैम्ब के साथ कोलोबरेट किया था, मतलब दोनों भाई बहन ने मिलकर लिखा था। सो जो कोलोबरेटर है ना वो इन्हीं की बहन है, जिनका नाम है लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी लैम्ब, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। इनकी जो सिस्टर है मैरी लैम्ब, ये भी थोड़ी सी क्या थी कि इन लोगों को एक थोड़ा जैसे पागलपन के दौरे आ जाते थे, तो उस दौरे में इन्होंने अपनी माँ को मार भी दिया था, इनकी बहन ने, मैरी लैम्ब ने। सो काफ़ी ट्रेजेडी से भरा हुआ जीवन रहा है चार्ल्स लैम्ब का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। लैम्ब ऑल्सो ट्राइड हिज हैंड इन राइटिंग प्लेज इन 1806। हिज फॉर्स वॉज एक्सेप्टेड एट ड्यूरी लेन बट इट वॉज अ फेलियर, नेम द फार्स, ठीक है। सो ये जो चार्ल्स लेम है, सबसे पहले इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एज ए पोइट की थी, पोइम्स लिखने से की थी। बाद में इन्होंने क्या था कि प्ले लिखने की कोशिश भी की थी, बट इन्हें कोई उसमें सफलता नहीं मिली। फिर 1806 में इन्होंने एक फार्स लिखी थी, तो वो भी एक फेलियर ही था, ज़्यादा हिट नहीं हुई थी। उसका नाम आपको बताना है। सो उस फार्स का नाम था मिस्टर एच। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। लैम्ब सेंट अ प्रपोजल ऑफ मैरिज टू अ फ्रेंड बट दिस फ्रेंड डिक्लाइन द प्रपोजल, ठीक है। लैम्ब ने एक प्रपोजल भेजा शादी का अपने एक फ्रेंड को, बट उसने डिक्लाइन कर दिया था इस प्रपोजल को। हु वॉज दिस फ्रेंड, तो ये फ्रेंड कौन थी उनकी, तो दिस इज मिस कैली, ओके। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 10। हु वॉज द एडिटर ऑफ लंदन मैगजीन, लंदन मैगजीन के एडिटर कौन थे, सो जॉन स्कॉट। जॉन स्कॉट वॉज द एडिटर ऑफ लंदन मैगजीन। सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है, जॉन स्कॉट। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। लैम्ब एडॉप्टेड द नेम ऑफ इलिया, ठीक है। ये जो चार्ल्स लैम्ब है, ये इलिया के नाम से अपने वर्क लिखा करते थे। जैसे होता है ना, राइटर्स जो होते हैं, कभी बहुत से राइटर ऐसे हैं जो अपना ओरिजिनल नाम यूज़ ना करके अपना फिक्सियस नेम यूज़ करते हैं, जिसको हम पेन नेम, सीडो नेम, फिक्सियस नेम, है ना, और पाल नेम दे प्लम आदि नामों से उसको हम जानते हैं, है ना, बहुत सारे नेम है इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये इलिया के नाम से लिखते थे एज अ पेन नेम फॉर हिज वर्क। दिस इलिया वॉज एन इटालियन पर्सन हु वॉज, तो ये जो नाम है उन्होंने कहाँ से अडॉप्ट किया था, ये एक इटालियन पर्सन था, उसका ये सर नेम था इलिया, वहाँ से इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। सो ये आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो इलिया नाम का एक कैप मतलब वो था, इनके साथ एक क्लर्क था, ये फेलो क्लर्क एट द साउथ सी हाउस, जहाँ पर इन्होंने काम किया था, ठीक है, साउथ सी पर। तो वहाँ पर एक क्लर्क था, उसका सर नेम था इलिया, वहाँ से उस सर नेम को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया एज ए पेन नेम। सो फिर ये अपने जो वर्क हैं उन्हें इलिया के नाम से पब्लिश करते थे लंदन मैगजीन, ठीक है। उसी से इन्होंने अपना ये ड्रीम चिल्ड्रन भी पब्लिश किया था। नेक्स्ट है 12। सैटर्न इन सर्च ऑफ ए वाइफ 1833, ठीक है। सैटर्न इन सर्च ऑफ ए वाइफ 1833 वर्क है ये। अ कॉमेडी ऑफ द डेविल्स प्राइवेट लाइफ इज ऑथर्ड बाय, तो ये कॉमेडी है, इसको लिखा था चार्ल्स लैम्ब ने, है ना, 1833 में। सो ए इज द राइट आंसर, चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट है यहाँ पर 13। एंड लैम्ब द फ्रॉलिक एंड द जेंटल, देखो आपको मैंने बताया था फ्रॉलिक और जेंटल कहा है इन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने कहा है लैम्ब को। हाउ वैन इज फ्रॉम इज लॉनली हर्ट दीज लाइन्स आर द पेन ऑफ, किसके पेन से ये लाइन लिखी गई है, सो वर्ड्सवर्थ हैं, वर्ड्सवर्थ ने इनको फ्रॉलिक एंड जेंटल लैम्ब कहा है, ठीक है, जबकि कॉलरिज ने इनको जेंटल हर्टेड लैम्ब कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। चार्ल्स लैम्ब टू दोज हु नो द जस्टली डियर फॉर रेयरेस्ट जीनियस एंड फॉर स्टर्लिंग वर्थ हु सैड दीज वर्ड, किसने कहे हैं ये वर्ड, सो ये वर्ड कहे हैं रॉबर्ट साउथी ने इनके बारे में, चार्ल्स लैम्ब के बारे में, ठीक है। सो ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे ना, तो रॉबर्ट साउथी, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, ये सभी इनके क्या हैं, इनके समकालीन हैं एक तरह से, ठीक है। सो सब ने इनके ऊपर कुछ ना कुछ कहा है, तो आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 15। देयर आर एसेज लाइक बेकन, ठीक है, ऑफ मोर मैसिव ग्रेटनेस
and others like Sir Thomas Browne, who can attain loftier height of eloquence. But there is one who has in an equal degree the power to charm, whose कमेंट इज दिस। तो ये कमेंट है, किसका कमेंट है, मतलब ये उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बहुत से एसेइस्ट हैं, जैसे बैकन है, भाई बैकन बहुत बड़े एसेइस्ट हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सर थॉमस ब्राउन का नाम आता है, लेकिन बाद में फिर भी चार्ल्स लैम का एक अलग ही, एक उनके ऐसे में पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। ये ऐसा कमेंट किसने कहा है? सो ह्यूज़ वॉकर ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं चार्ल्स लैम पे, सो ये ध्यान रखना आप, ह्यूज़ वॉकर का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, हु डेस्क्राइब हिमसेल्फ एज विलेनसली pranked in an affected array of antique words and phrases. So किसने अपने आप को डिस्क्राइब किया है? सो लैम्ब डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज विलेनसली pranked in an affected array of antique words and phrases. So D is the right answer. लैम्ब ने अपने आप को ऐसे बताया है। नेक्स्ट है 17, नो एसेइस्ट, कोई भी एसेइस्ट इज मोर ईगोटिस्टिकल देन लैम्ब, कि कोई भी एसेइस्ट, ठीक है, लैम्ब से ज़्यादा ईगोटिस्टिकल नहीं है। बट नो ईगोटिस्ट कैन बी सो आर्टलेस एंड येट सो आर्टफुल, सो टीयरफुल एंड येट सो मिर्थफुल, सो पिडेंटिक एंड येट सो ह्यूमन, हुज कमेंट इज दिस। ये किसका कमेंट है? सो ई अल्बर्ट का कमेंट है लैम्ब के ऊपर, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। अब देखो ऐसे याद रखना, ये ईगोटिस्टिकल जो वर्ड आया है, ईगोटिस्टिकल सबलाइम कीट्स ने बोला था वर्ड्सवर्थ को। अब ईगोटिस्टिकल वर्ड का यूज़ लैम्ब के लिए भी किया गया है, तो ये किसने किया है? ई अल्बर्ट ने किया है, ऐसे आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है 18, लैम्ब स्पीक्स ऑफ हिज फादर अंडर द नेम ऑफ, ठीक है। सो ये अपने फादर से कौन से नाम से ये अपने फादर से बोलते थे? सो लोवल। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, लैम्ब सिस्टर मैरी अपीयर्स एज कजिन ब्रिजिट, मदर ब्रिजिट, सिस्टर मैरी, कजिन मैरी। सो ए कजिन ब्रिजिट। मतलब यहाँ जो ड्रीम चिल्ड्रन है ना, ड्रीम चिल्ड्रन, इसमें जो मैरी है, मैरी का नाम ना यूज़ करके इन्होंने अपनी एक कज़िन है ब्रिजिट, उनका नाम यहाँ पर यूज़ किया है। सो लैम्ब की जो सिस्टर है मैरी, वो एक कज़िन ब्रिजिट के रूप में यहाँ पे अपीयर होती हैं। इनका जो ये जो ऐसे हमने पढ़ा था ड्रीम चिल्ड्रन में ना, लास्ट में ब्रिजिट का नाम आएगा, तो जो ब्रिजिट है ना वो चार्ल्स लैम्ब की कज़िन थी, तो उनका नाम इन्होंने यहाँ पे मैरी के लिए ले लिया है, यूज़ किया है। नेक्स्ट है 20, आई कोटेड द फेयर एलिस। यहाँ पर ना शॉर्ट में W मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखी है, विंटर टोन लिखा हुआ है यहाँ पे, एलिस विंटर टोन इनका पूरा नाम था। एंड एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड आई एक्सप्लेन टू देम। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, ये जो लाइन है ना, ये ड्रीम चिल्ड्रन से ली है। ड्रीम चिल्ड्रन मैंने पूरा टेक्स्ट आपको लाइन बाय लाइन पूरा करा है, जिसने भी ये देखा होगा ना मेरा वीडियो, तो उसको ये सारी लाइन पता होंगी। तो यहाँ पर वो अपने जब उनके बच्चे ये कहते हैं ना कि ठीक है पापा अब हम थक गए, अब जॉन, अंकल जॉन के बारे में आप बताना बंद करो। वो जॉन के बारे में बचपन की बातें बता रहे थे बच्चों को, तो वो कहते हैं कि अब आप जॉन के बारे में मत बताओ, हमारी मदर के बारे में बताओ, कि जो हमारी माँ थी एलिस, वो कैसी थी। तो यहाँ पर वो लैम्ब उनको बताने लग जाते हैं बच्चों को कि आई कोटेड द फेयर एलिस, कि मैंने जो फेयर एलिस है उसको काफ़ी उसका पीछा किया है ना। एंड एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड आई एक्सप्लेन टू देम। तो जितना बच्चा समझ सकते थे, मेरे बच्चे जितना समझ सकते थे, उनको मैंने उतना एलिस के बारे में बताया। एलिस उनकी गर्लफ्रेंड थी, जिसको उन्होंने 7 सालों तक उसका पीछा किया, बट बाद में उसने मना कर दिया, उसने बर्टम नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी। तो वो सब अपने बच्चों को बता रहे हैं। तो आगे वो मतलब इसी में वो एक्सटेंड करके बोलते कि वॉट कॉइनेस, कि बच्चों को बता रहे हैं वो कि वॉट कॉइनेस, कि क्या वो शर्माती थी बहुत, उसका नेचर जो ना शर्मीला, मतलब उसका शर्मीले टाइप का नेचर था, बहुत शर्माती थी। एंड डिफ़िकल्टी एंड डेनियल मीन इन मेडन्स हु सैड। फिर वो कहते हैं कि मुझे मतलब कि ये चीज़ समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी कि जो लड़कियां होती हैं ना, उनकी ना में हाँ छुपी होती है। होता है ना कि जब लड़कियों को प्रपोज करो तो लड़कियां कहती हैं ना ना, मना करती हैं, नहीं 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 मैं नहीं करती हूँ, ये है वो है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो उनकी ना में हाँ छुपी होती है, लड़कियां खुल के शर्माने की वजह से बोल नहीं पाती हैं, तो वो भी शर्माती होगी और उसने मना की होगी, हो सकता है उसकी मना में हाँ हो, तो वो अपने बच्चों को यहाँ पे बता रहे हैं।
तो कौन से वर्क में उन्होंने ये बोला है, तो यहाँ पर देखो ये इनके सारे वर्क्स हैं। लैम इन पुअर रिलेशन एक ऐसे का नाम है, मॉडर्न गैलेंट्री ये भी इनका एक ऐसे है, लैम इन अ बैचलर कंप्लेन, इनकी शादी नहीं हुई थी, पूरी उम्र ये बैचलर रहे थे, तो बैचलर कंप्लेन एक ऐसे इन्होंने लिखा है। लेकिन ये जो लाइन है ये कहाँ से कोटेड है, लैम इन ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन में जब वो अपने बच्चों को, जो उनके इमेजिनरी बच्चे हैं, रियल बच्चे नहीं हैं ये, इमेजिनरी बच्चे हैं, जिसमें वो इमेजिन करते हैं कि मेरा मतलब एक बेटा है एक बेटी है, उसको मैं कहानी सुना रहा हूँ, तो उनको ये वो बच्चे इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माँ के बारे में बताओ, तो ये एलिस के बारे में उनको बताने लग जाते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 21, लैम्ब इज साइलेंट अबाउट अ पर्सन, आइडेंटिफाई द पर्सन। ठीक है, लैम्ब जो हैं एक पर्सन के बारे में साइलेंट रहे हैं, मतलब हर वर्क में उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में लिखा है, जैसे अपनी दादी के बारे में लिखा है मैरी फील्ड, अपने एलिस के बारे में जो कोटेड रिलेशनशिप उनकी थी वो उन्होंने बताया, एंड उन्होंने अपने भाई ब्रदर जॉन की डेथ के बारे में बताया। बट एक पर्सन है यहाँ पे, मतलब मैरी के बारे में भी उन्होंने बताया, लेकिन एक पर्सन है जिसके बारे में वो बिल्कुल साइलेंट रहे, उसका कहीं कोई डिस्क्रिप्शन उन्होंने नहीं दिया है। सो वो है उनकी खुद की मदर, ठीक है, हिज ओन मदर। सो ए इज़ द राइट आंसर। उनकी जो मदर थी उनको मार दिया था एक फिट्स में, एक पागलपन के दौरे में, उनकी सिस्टर मैरी लैम्ब ने। तो ये काफ़ी ट्रेजेडी उनकी लाइफ में रही है, उनका भाई की भी डेथ हो गई थी, मैरी भी मर गई थी। सो ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 22, God had preserved to me my sanness. I eat and drink and sleep and have my judgment. I believe very sound. Who wrote these words? तो ये वर्ड्स किसके हैं? सो ऑफ कोर्स चार्ल्स लैम्ब के वर्ड हैं, हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। सो लैम्ब ने इन वर्ड्स को लिखा है, बट एक लेटर में लिखा है। क्या कॉलरिज इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इन्होंने स्कूल भी साथ साथ ज्वाइन किया था, मतलब एक ही स्कूल में ये पढ़े थे। तो कॉलरिज को इन्होंने लेटर लिखा था, उसमें ये वर्ड्स लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट है 23, I missed his kindness. I missed his kindness and I missed his crossness and wished him to be alive again, to be quarreling with him rather than not have him again. Who said? So, कौन कहता है ये कि आई मिस्ड हिज काइंडनेस, कि मैं उसकी काइंडनेस को मिस करता हूँ, एंड आई मिस्ड हिज क्रॉसनेस, और उसकी सारी जो क्रॉसनेस है, जो उसकी हरकतें थी, उनको मैं मिस करता हूँ, एंड विज्ड, और चाहता हूँ हिम टू बी अलाइव अगेन, कि वो फिर से जिंदा हो जाए, टू बी क्वेरलिंग, लड़ने के लिए, विद, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ फिर से, बचपन में वो लड़ते थे, रादर देन नॉट हैव हिम अगेन, हु सैड, और मतलब मैं लड़ना चाहता हूँ और मैं कभी नहीं चाहता कि वो फिर से वापस चला जाए। तो यहाँ पे वो किसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो अपने भाई जॉन को यहाँ पर मिस कर रहे हैं। मैंने बताया था ना आपको जब ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ाया था कि जो ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे है वो उन्होंने अपने भाई जॉन की डेथ के बाद लिखा था। उनके भाई जॉन की डेथ के बाद वो काफ़ी सैड हो गए थे, काफ़ी लोनली फील करते थे, और उस दौरान उन्होंने ये ना मतलब ये जो ऐसे है लिखा था। उसमें उन्होंने सारा बताया है कि वो कैसे, मैं जॉन कैसा दिखता था, कैसा था वो, है ना, मैं उससे लड़ता था, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि वो मर जाए, और मुझे कभी ये फील भी नहीं हुआ था जब वो जिंदा था कि मैं उसको इतना मिस करूँगा, लेकिन मरने के बाद जब आदमी चला जाता है ना तब उसकी कमी महसूस होती है। तो सिमिलरली वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि उसके मरने के बाद ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि मैं हाउ मच आई लव जॉन, कि मैं जॉन से कितना प्यार करता था। तो वो कह रहे हैं अपने भाई जॉन के बारे में, लैम्ब इन ड्रीम चिल्ड्रन। ठीक है, ड्रीम चिल्ड्रन से लाइन एज इट इज़ उठाई गई है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, वी आर नॉट ऑफ एलिस, कि हम एलिस नहीं हैं, नॉर ऑफ दी, हम तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं, नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, और हम तो बिल्कुल बच्चे भी नहीं हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बर्टम फादर, जो एलिस के बच्चे तो बर्टम को फादर बुलाएंगे। वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं हैं, लेस देन नथिंग, हम कुछ भी नहीं हैं, एंड ड्रीम्स, मतलब हम सपने के सिवाय कुछ भी नहीं हैं। वी आर ओनली वॉट माइट हैव बीन, हम तो वो आत्माएं हैं, एंड मस्ट वेट अपॉन दी टेडियस शोर ऑफ लीथ मिलियंस ऑफ एजेस बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस एंड अ नेम हु सैड। सो वो कह रहे हैं, देखो ये यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं, ड्रीम चिल्ड्रन मैंने पढ़ाया है लाइन बाय लाइन, सो सेम पूरा जो पैराग्राफ है ये उसी से लिया गया है। यहाँ पे जो वो बच्चे हैं ना जिनसे बात कर रहे हैं ड्रीम चिल्ड्रन में चार्ल्स लैम्ब, तो वो बच्चे नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जॉन के मरने के बाद
ये जो चार्ल्स लैम है ये काफ़ी अकेला फील करते थे, तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर ये सो जाते हैं सोफे पर, और एक ड्रीम देखते हैं। उस ड्रीम में दो बच्चे आते हैं। जब वो ये महसूस करते हैं कि उन बच्चों को, मतलब इमेजिनरी चाइल्ड हैं ये बच्चे, मतलब ड्रीम में दिन का देखा हुआ ये सपना है, तभी तो इसका नाम है रेवरी। रेवरी का मतलब वो होता है दिन में देखा हुआ सपना। तो वो उन बच्चों को एक कहानी सुना रहे होते हैं। बाद में क्या होता है कि उनकी जब मतलब उसी कहानी में जब वो बच्चे मतलब सपने में बच्चे ओझल होने लगते हैं ना आंखों से, तो वो काल्पनिक जो बच्चे हैं उनके, चार्ल्स लैम के, वो बोल रहे हैं कि हम एलिस वेलिस नहीं है, ना ही हम तुम्हारे बच्चे हैं, और हम तो बच्चे हैं ही नहीं, हम तो सिर्फ सपना मात्र हैं। अगर हम एलिस के बच्चे होते तो हम बर्टन को अपना फादर बुलाते ना, क्योंकि एलिस की जो शादी है वो बर्टम नाम के एक आदमी से हुई थी। तो जब एलिस के जो बच्चे होंगे वो बर्टम को ही तो अपना फादर बोलेंगे। तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, तो हम तुम्हें अपना फादर कैसे बोल सकते हैं। फिर बच्चे आगे कह रहे हैं कि वी आर ओनली वाट माइट हैव बीन, कि हम तो वो आत्माएं हैं। ठीक है, मैंने सारा ये टेक्स्ट पढ़ाया है आपको। हम तो वो आत्माएं हैं जो सदियों से वेट अपॉन द टैडियर शोर, मतलब होता है किनारा, और लीथ माने होती है एक नदी। सो वो कह रहे हैं हम सदियों से लीथ नदी के किनारे इंतजार कर रहे हैं, मिलियन ऑफ एजेस, सदियों से, बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंट एंड नेम, कि कब हमारा जन्म होगा और कब हमें एक नाम मिलेगा। तो वो बच्चे कह रहे हैं कि हम तो सदियों से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा जन्म होगा, कब हमें नाम मिलेगा, ना तुम्हारी शादी हुई ना हमें कोई नाम मिला। मतलब चार्ल्स लैम कभी सोचते होंगे कि मेरी एलिस से शादी होगी तो मेरे बच्चे होंगे, तो ये सारा एक एक सपना था, एक भावना थी जो उनके मन में कहीं एग्जिस्ट करती थी, जिसे वो सपने के रूप में देख रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पर जो बच्चे हैं ना वो इन काल्पनिक बच्चों का स्टेटमेंट है ये, चार्ल्स लैम्प की इमेजिनेशन है सारी। सो डी इज़ द राइट आंसर, लैम्प इन ड्रीम चिल्ड्रन। ठीक है, ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है ना ये सपने के बच्चे हैं, उनके कोई रियल बच्चे नहीं हैं। आप जब टेक्स्ट पढ़ोगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा उसको पढ़ना। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, लैम्ब स्टाइल इज इनसेपरेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर, है ना, ऑफ विच इट इज द एक्सप्रेशन हिज विम वर्म्स एज ही कॉल्ड दैम फाउंड देयर बेस्ट expression in the quaint words and antique phrases and multiplied and sometimes far-fetched yet never forced compassion in which he abounds. Strip Elia of these and he is nothing. Whose comment is this? किसका comment है ये? Hughes Walker, Campton, Rickett, Samson, none of these. So ये Hughes Walker का comment है. So A is the right answer. 26 है हु प्रीफर लैम द क्रिटिक टू लैम द एसेइस्ट। कौन है जो लैम को क्रिटिक से ज़्यादा एक एसेइस्ट के रूप, मतलब एसेइस्ट से ज़्यादा क्रिटिक के रूप में पसंद करता है। सो ये है प्रोफेसर ओलिवर एल्टन। ठीक है, ये इनको एज अ क्रिटिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट है 27, एज दे आर विदाउट ह्यूमन पैसन सो दे सीम टू बी विदाउट ह्यूमन रिलेशन, दे कम विद thunder and lightning and vanish to airy music. This is the comment about Shakespeare है, and which is whose comment is this? किसका comment है ये? कार्लाइल, बायरन, कॉलरिन, चार्ल्स लैम। सो ये comment है चार्ल्स लैम का। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28, हु ऑथर्ड द एसे ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी। इस ऐसे का ऑथर कौन है आपको बताना है। सो ऑब्वियसली Charles Lamb is the right answer. Next, question number 29. As a stylist, he does work in the past, gathering to himself the pleasant tricks and mannerism of bygone writers, just as a girl plucks flowers instinctively that blend with her looks and carries the blossom are culled from other men's gardens. But their blending is all Lamb's own. His style is a mixture, certainly of many styles, but a chemical, not a mechanical mixture. Whose comment is this? किसका comment है ये? So Campton Rickett. So A is the right answer. Next है question number 30. It is in prose that Lamb the poet is to be found. Who said? किसने कहा है ये? George Sampson. A is the right answer. George Sampson का statement है ये. Next है 31. Ilia style is the only thing in English prose that can be called absolutely perfect. Whose comment is this? किसका comment है ये आपके ऑप्शन है यहाँ पे। सो ये कमेंट है JC पॉजी का। सो C is the right answer.
नेक्स्ट है 32, टू लैम्ब हिज लंदन होम वॉज एज ग्रेट एन इंस्पिरेशन एज हिज माउंटेन होम टू वर्ड्सवर्थ। ठीक है, जो लैम्ब है वो अपने लंदन होम के लिए जाने जाते हैं, जैसे मतलब उतना ही जाने जाते हैं जैसे वर्ड्सवर्थ अपने माउंटेन होम के लिए। ये भी एक स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट है आपको बताना है। ये ऑप्शंस हैं आपके। तो ये भी सैमसन का स्टेटमेंट है, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हु हैड अ लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग द रीडर्स ऑन अ फॉल्स सेंट? लैम्प, जेसी पॉजी, बेकन, गार्डनर। सो ये है लैम्प, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ब्लो हिज क्वाइटनेस एंड हिज ह्यूमर देयर लाइज ए जेन्युइनली ट्रेजिक एलिमेंट हु सैड। किसने कहा था ये? सो ये पैटर ने कहा था अबाउट लैम्प, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 35, हु रोड जॉन वुडविल 1802। 1802 में एक वर्क आया था जॉन वुडविल इन ब्लैंक वर्स। किसने लिखा था, ये किसका वर्क है? सो चार्ल्स लैम्ब रोड जॉन वुडविल 1802। सो डी इज द राइट आंसर, लैम्ब का वर्क है ये। ठीक है, 1802 में आया। नेक्स्ट है 36, देयर इज परहैप्स इन द होल of Lamb's writing nothing so entirely beautiful, nothing so unmistakably the product of genius as the masterpiece of imaginative prose. It is the feeling and thought of poetry in the grave of prose poetry. This is comment of Mark Hunter about one of Lamb's essays. Which essay is this? कौन सा essay है ये? ठीक है, मार्क हंटर का कमेंट है ये। सो उन्होंने ड्रीम चिल्ड्रन के बारे में कहा है, उनको ड्रीम चिल्ड्रन इनका बहुत पसंद आया वर्क। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, लैम्ब वॉज मच इन्फ्लुएंस बाय। लैम्ब किससे इन्फ्लुएंस थे? होता है ना, हर एक राइटर के ऊपर किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस रहता है। सो सर थॉमस ब्राउन का जो इन्फ्लुएंस था वो लैम्ब के ऊपर था। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वैसे तो फ्रांसिस बेकन भी एक अच्छे एसेइस्ट हैं, बट इनको ये बहुत ज़्यादा अपना आइडियल मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 38, चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको अपने बड़ों के बारे में स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे होते हैं। हु सेड, ये किसने कहा था? तो ये कहा है चार्ल्स लैम्ब ने। ठीक है, उनका जो वर्क है ड्रीम चिल्ड्रन, जिसमें उनके इमेजिनरी बच्चों से वो बात करते हैं। एक दिवा स्वप्न, एक जो दिवा स्वप्न है उसमें वो चले जाते हैं दिन में, और वहाँ पे वो एक काल्पनिक मतलब वो सपना देखने लगते हैं कि वहाँ बच्चे हैं, उनको वो कहानी सुना रहे हैं। उसी को वो इस ऐसे का टाइटल बना देते हैं और उनको सब्जेक्ट मिल जाता है अपने ऐसे के लिए, ड्रीम चिल्ड्रन, और फिर यहाँ पे वो पूरी ये स्टोरी लिख देते हैं। तो लैम्ब कहते हैं इन ड्रीम चिल्ड्रन के जो बच्चे होते हैं उनको अपने बड़ों की कहानी सुनना पसंद होता है। और ये एकदम एक ये सही बात है, हालांकि उनको ये जो सब्जेक्ट अपने सपने से मिला, लेकिन इसमें वो एक रियलिटी बता रहे हैं। हर बच्चे को आप देखोगे, अगर बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है। उनको अगर आप अपने बड़े घर के बाबा बुजुर्गों की या अपनी कहानी अगर बताओ तो बच्चे बहुत चाव से सुनते हैं। उनको पढ़ाई में इतना मज़ा नहीं आता जितना बड़े लोगों की कहानियाँ सुनने में आता है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं ना कि हमारी फैमिली में क्या हुआ था। उनको बड़ा अच्छा लगता है ये सब कुछ। तो बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली है यहाँ पर ऐसे के थ्रू। नेक्स्ट है 39, व्हाट वाज लैम्ब्स फादर। इनके फादर क्या थे? एन ओनर ऑफ ए कंपनी, ए क्लर्क टू मिस्टर सैमुअल साल्ट। कौन थे इनके फादर? सो इनके फादर एक क्लर्क थे मिस्टर सैमुअल साल्ट में। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, लैम्ब्स ह्यूमर हैज़ अ टिंज ऑफ सैडनेस इन इट, इट इज़ द ह्यूमर ऑफ अ डीपली सफरिंग सोल। हुज कमेंट इज दिस? ये किसका कमेंट है आपको बताना है। सो एलिंगर ने कहा है कि जो लैम्ब है ना, उनके जो ऐसे हैं वो ह्यूमर और सफरिंग का मिक्सचर है। नेक्स्ट है 41, लैम्ब्स स्टाइल इज इनसेपरेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर ऑफ विच इट इज़ द एक्सप्रेशन। हुज कमेंट इज दिस? तो ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, सेम क्वेश्चन है, ओलिवर एल्टन, ह्यूज वॉकर का स्टेटमेंट है ये। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 42, द पेन नेम इलिया वॉज बोरोड बाय लैम्ब फ्रॉम ए इटालियन क्लर्क इन द साउथ सी हाउस नेम्ड। ठीक है, तो ये
जो उनका पेन नेम है इलिया, जिसके नाम से वो अपने वर्क लिखा करते थे, उन्होंने एक इटालियन क्लर्क से ये बोरो किया था, उसका सर नेम था इलिया। सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है, सर नेम था उसका। नेक्स्ट है 43, एंड इमीडिएटली अवॉकनिंग आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सीटेड in my bachelor armchair where I had fallen asleep with the faithful Bridget unchanged by my side, but John L or John Elia was gone forever, who said? So ये वही है ड्रीम चिल्ड्रन, जिसने पढ़ा है मेरा उसको पता होगा, ये वहाँ से सेम लास्ट लाइन है उस ऐसे की कि फिर मैं क्या हुआ, अभी तक वो अपने बच्चों को कहानी सुना रहे थे, लेकिन एकदम जब वो जाग जाते हैं सपने से तो वो अपने आप को क्वाइट सीटेड इन माई बैचलर आर्म चेयर, वो अपनी बैचलर आर्म चेयर में अपने आप को पाते हैं, जहाँ पर वो सो गए थे। अपनी फेथफुल जो सिस्टर है मैरी लैम, उनका नाम यहाँ पे ब्रिजिट है, उनकी कजिन थी एक ब्रिजिट, तो उनको ब्रिजिट नाम दे दिया है उन्होंने, वो मेरे पास में लेटी हुई थी। बट मेरा जो जॉन लैम था, या फिर कह लो जॉन जेम्स इलिया, वो हमेशा के लिए चला गया था, क्योंकि उसी की कहानी बता रहे थे ना वो बच्चों को सपने में। तो जॉन तो वाकई में उनकी लाइफ में नहीं था, लेकिन मैरी उनके पास सो रही थी और वो जाग गए थे, वो रियलिटी में आ गए थे। तो ये कह रहे हैं लैम्ब इन हिज ड्रीम चिल्ड्रन, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 44, ह्यूमर इज लीड टू पैथोस इन द एसे ऑफ, मतलब जो चार्ल्स लैम्ब के एसेज हैं उनमें क्या है, ह्यूमर पैथोस के साथ ह्यूमर भी मिक्स है। ये किसका स्टेटमेंट है, आपको बताना है। सो ये चार्ल्स लैम्ब के एसेज हैं, उनकी बात हो रही है, सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो चार्ल्स लैम्ब के एसेज हैं वो पैथोस और ह्यूमर इन दोनों का मिक्सचर है। नेक्स्ट है 45, हु रिगार्डेड द नरेटर ऑफ हिज ऐसे अ बंडल ऑफ प्रेजुडाइज विद स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर द विम्सिकल, द क्वांट एंड द एसेंट्रिक। सो ये ऑप्शंस हैं आपके। So Charles Lamb regarded the narrator of his essay as bundle of prejudice with strong liking for ये, so D is the right answer, Charles Lamb का है ये, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 46, द फर्स्ट सीरीज ऑफ एसेज नोन एज द एसे ऑफ इलिया, जो इनके एसेज थे उनका जो पूरा कलेक्शन है जो एसे ऑफ एलिया के नाम से पब्लिश हुआ था, अपीयर बिफोर देयर कलेक्टेड पब्लिकेशन इन 1823 इन, ठीक है। सो उनके एसेज की जो एसेज का जो फर्स्ट कलेक्शन था वो एसे ऑफ इलिया के नाम से पब्लिश हुआ था 1823। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखना आप, यही पूछी जा सकती है इनके बारे में। तो वो पब्लिश किस में हुआ था, तो लंदन मैगजीन में हुआ था। सो ए इज द राइट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आएगा उनका लास्ट एसे ऑफ इलिया, तो वो 10 साल बाद आया था इसकी, तो उसको भी याद रखना 1833। नेक्स्ट है यहाँ पर 47, हु रिगार्डेड लैम्ब एज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ हिज सेंचुरी, लैम्ब को ग्रेटेस्ट क्रिटिक किसने माना है, ब्रेडली, डॉर्डन, बोथ ऑफ द करेक्ट, बोथ ऑफ द रॉन्ग, कौन है ये 47 में, तो ये है ब्रेडली। सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जो ब्रेडली है ना, उन्होंने इनको ग्रेटेस्ट क्रिटिक बताया है अपनी सेंचुरी का। नेक्स्ट है यहाँ पर 48, हु कॉल्ड स्पेंसर द पोइट्स अ पोइट, ठीक है। स्पेंसर को कवियों का कवि किसने कहा था, ये बहुत फेमस कोट है, ये बहुत एग्जाम में आता है, चार्ल्स लैम्ब है। चार्ल्स लैम्ब ने जो स्पेंसर है उनको कवियों का कवि कहा था, द पोइट ऑफ पोइट्स। 49 है, लैम्ब शेयर अ सर्टेन क्वालिटी विद कीट्स, इट इज, ये क्या है, एक क्वालिटी है लैम्ब के अंदर जो कीट्स के अंदर भी थी, वो कौन सी क्वालिटी है, एस्केपिज्म, ग्रीक लव, ब्यूटी, नन ऑफ दीज, कौन सी क्वालिटी है वो, तो वो है एस्केपिज्म। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, रोजामंड ग्रे इज अ नोबल बाय, ये रोजामंड ग्रे एक नोबल है जिसको लिखा था चार्ल्स लैम्ब ने। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, हु इज थ्रो लॉन्डोनर, लैम्ब, बैकन, लूकास, हेमिंग्वे, तो लैम्ब इज थोरो लॉन्डोनर, सो ए इज द राइट आंसर। लैम्ब डाइड ऑफ, लैम्ब की डेथ कैसे हुई थी, आपको ये बताना है। सो एरिसिप्लस स्किन डिसीज होता है ये, इससे इनकी डेथ हो गई थी एरिसिप्लस से। सो ए इज द राइट आंसर।
हु ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज मोस्ट पर्सनल, भाई पर्सनल एसेज कौन है? सो हमें पता है कि जो चार्ल्स लैम्ब है वो एक पर्सनल एसेज के रूप में जाने जाते हैं, सो डी इज द राइट आंसर। हु कॉल लैम्ब द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर, मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर में लैम्ब को किसने कहा है, ये बताना है आपको। सो ईवी लूका, सो ए इज द राइट आंसर। ईवी लूका ने लैम्ब को मोस्ट लवेबल फिगर माना है इन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट है 55, लैम्ब वॉज अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ, ये लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे किसके? शैली, वर्ड्सवर्थ, कॉलर इज नन ऑफ दीज। सो लाइफ लॉन्ग ये कॉलर इसके फ्रेंड रहे थे, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इनके साथ ये सेम स्कूल में पढ़े थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, ऑन 22 मार्च 1803 एट अ लंदन डिनर पार्टी हैजलिट मीट्स चार्ल्स लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी, दिस पार्टी इज गिवन बाय। ठीक है, 22 मार्च 1803 में हैजलिट चार्ल्स लैम्ब और उनकी बहन मैरी लैम्ब से मिले थे एक पार्टी में। ये जो पार्टी है ये किसके द्वारा दी गई थी? सो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं आपके 4, विलियम गॉडविन, विलियम ब्लैक, लॉक, रूसो। सो ये जो पार्टी थी ये विलियम गॉडविन के द्वारा दी गई थी, सो ए इज द राइट आंसर, विलियम गॉडविन। हु इज लेडी सी, ये लेडी सी कौन है ये बताना है आपको। सो कैन नॉट से, नहीं पता कि ये लेडी सी कौन है, किसके बारे में वो कह रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, हु लव्स टू लिसन टू स्टोरीज, स्टोरी सुनना किसको पसंद होता है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम्ब, चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, नन ऑफ दी। सो चिल्ड्रन लव्स टू लिसन टू स्टोरीज, बच्चों को स्टोरी सुनना पसंद होता है, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ड्रीम चिल्ड्रन से ये लाइन ली गई है कि बच्चों, जो बच्चे होते हैं उनको स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है। अगर हम उन लोगों को अपने बड़े लोगों की बातें जब बताते हैं तो बहुत चाव से बच्चे सुनते हैं। नेक्स्ट है 59, हु आर लैम्ब्स लिटिल वंस, लैम्ब के जो बच्चे हैं लिटिल वंस, यहाँ पर बच्चों के लिए बोला गया है, कौन है? जॉन एंड एलिस। ठीक है, जॉन एंड एलिस उनके लिटिल वंस हैं, यानी कि बच्चे हैं ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे के अंदर। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना आप लोग कि ये उनके इमेजिनरी बच्चे हैं। ठीक है, काल्पनिक बच्चे हैं, रियल बच्चे तो उनके हैं ही नहीं, क्योंकि जो चार्ल्स नेम थे वो एक बैचलर थे, उन्होंने कभी भी शादी उनकी नहीं हुई थी। सो दीज आर imaginary children, so A is the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर 60, which bird spread leaves on the dead bodies of the babies। ठीक है, वो कौन सी बर्ड थी जिन्होंने डेड बॉडीज को कवर किया था बच्चों की? सो द रॉबिन रेड ब्रेस्ट। ठीक है, ये रॉबिन रेड ब्रेस्ट वो वर्ड है जिन्होंने जंगल में उन बच्चों की डेड बॉडीज को कवर किया था। बच्चे, यहाँ पर कौन से बच्चों की बात हो रही है? यहाँ पर ड्रीम चिल्ड्रन में जो चार्ल्स लैम्ब है अपने बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं, जिसमें मतलब एक बड़े से घर की जिसमें उनकी दादी रहा करती थी, उस घर में 2 बच्चों की मतलब हत्या कर दी थी उनके चाचा ने, है ना, ऐसा वो बता रहे हैं। तो उन बच्चों को जंगल में छोड़ दिया गया था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था कि जो रॉबिन रेड ब्रेस्ट नाम की जो चिड़िया होती है, इसने पत्तों से उनकी बॉडीज़ को कवर किया था। ठीक है, सो ये क्रूअल चाचा की कहानी वो बता रहे हैं अपने बच्चों को ड्रीम चिल्ड्रन में। सो वहाँ ये मतलब उन बच्चों की डेड बॉडीज़ की बात यहाँ हो रही है। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 61, विच बुक डिड दी ग्रेट ग्रैंड मदर रिमेंबर बाई हर्ट। सो कौन सी वो बुक थी जो ग्रैंड मदर को अपने मतलब अच्छे से उन्हें याद थी? बाई हर्ट का मतलब है उन्हें अच्छे से याद होना कोई चीज़। सो ऑल द साल्ट्री, नन ऑफ द साल्ट्री, द रामायण, द बाइबल। सो रामायण तो हमारी हिंदू में, हमारे धर्म में है ना, बाइबल नहीं। यहाँ पर वो साल्ट्री की बात कर रहे हैं। सो ऑल द साल्ट्री, जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में जो साल्ट्री हैं, भजन वगैरह भगवान के जो गीत होते हैं, वो उनकी दादी माँ को बाई हार्ट याद थे। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, हु वॉज एस्टीम्ड द बेस्ट डांसर
किसको सबसे अच्छा डांसर माना जाता था? मदर फील्ड, सिस्टर फील्ड, डॉटर फील्ड, ग्रैंड मदर मैरी फील्ड। सो यहाँ पर जो चार्ल्स लैम है ड्रीम चिल्ड्रन में अपने बच्चों को बता रहे हैं कि जो उनकी दादी माँ थी मैरी फील्ड, वो एक बहुत अच्छी डांसर थी, उनको बेस्ट डांसर माना जाता था। सो डी इज़ द राइट आंसर, ग्रैंड मदर मैरी फील्ड। नेक्स्ट है 63, what was the disease that caught hold of grandmother फील्ड? उनकी दादी को कौन सा डिसीज हो गया था? ठीक है, जो उनकी जब वो बूढ़ी हो गई थी, कैंसर, मलेरिया। सो यहाँ पे कैंसर उनको हो गया था, उनकी दादी को, लैम की दादी को। ठीक है, नेक्स्ट है 64, whose apparitions did मैरी फील्ड बिलीव टू हैव सीन? किसका apparitions मैरी फील्ड को दिखाई देता था, ऐसा माना जाता है? सो जो ये जो घर है ना जिसमें मैरी फील्ड रहती थी, ऐसा माना जाता था कि इसमें 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी, जिसको जो वर्ड के बारे में भी हम बात कर रहे थे, रेड ब्रेस्ट वर्ड ने उनकी बॉडीज़ को कवर किया था। उन बच्चों का एपरेशंस, यानी कि एपरेशन का मतलब होता है उनका भूत। ठीक है, उनका जो भूत है वो रात को दिखाई देता था मैरी फील्ड को, क्योंकि जो उनकी आत्माएं थीं वो उसी घर में रहती थीं। तो रात के समय जब सब लोग सो जाते थे तो जो मिड नाइट होती है, उसमें उन 2 बच्चों का भूत वहाँ पर सीढ़ियों के पास घूमता था। तो उनकी दादी बताती थी कि उन बच्चों का जो भूत है वो रात रात को अक्सर उनको दिखता है। सो आंसर हो जाएगा आपका 2 इन्फेंट बच्चे थे, उनका भूत दिखता था। नेक्स्ट है 65, वॉट डिड लैम यूज टू गेज इट? लैम किसको गेज किया करते थे? तो वो बता रहे हैं बच्चों को कि जब बचपन में वो अपनी दादी माँ के जो बड़े घर में जाते थे तो वहाँ पर जो सीजर्स हैं उनके बस्ट लगे हुए थे। तो वहाँ उनके घर में, जिस घर में उनकी दादी माँ रहती थी, वहाँ पर सीजर्स के मतलब 12 सीजर्स लगे थे। जैसे पिक्चर लगी होती है ना, पत्थर की बनवा दी गई होती हैं, इस तरीके से 12 सीजर लगे हुए थे वहाँ पर। सो द ओल्ड बस्ट ऑफ 12 सीजर। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे है 66, वॉट हॉन्टेड लैम अगेन एंड अगेन? लैम को क्या हॉन करता है बार बार? सो उनके भाई जॉन लैम की जो डेथ है वो उनको हॉन्टेड करती है बार बार। सो ए इज द राइट आंसर, जॉन लैम्स डेथ। नेक्स्ट है 67, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड लैम कोट फियर एलिस विंटरटोन? ठीक है, ये पूरा नाम यहाँ पर विंटरटोन है, विंटरटोन। सो कितने सालों तक जो लैम्ब हैं वो इनके साथ, एलिस के साथ रिलेशनशिप में थे, ये आपको बताना है। सो लगभग 7 साल, है ना, 7 ईयर्स। सो ए इज़ द राइट आंसर। 7 सालों तक इन्होंने इनका पीछा किया, बट बाद में क्या हुआ, इनकी शादी बर्टम नाम के एक आदमी से हो गई थी और जो चार्ल्स लैम है वो बैचलर ही रह गए। नेक्स्ट है 68, हु वॉज द रियल फादर ऑफ द ड्रीम चिल्ड्रन ऑफ लैम? लैम के जो ड्रीम चिल्ड्रन हैं उनका रियल फादर कौन था? तो वैसे तो जो ड्रीम चिल्ड्रन है, जैसे नाम से ही दिख रहा है ना कि ड्रीम चिल्ड्रन, वो सपने में आए उनके इमेजिनरी बच्चों की बात है यहाँ पर। इमेजिनरी बच्चे हैं, कोई रियल बच्चे तो वो है नहीं। लेकिन अगर रियल बच्चे एलिस के होते तो उनका फादर कौन होता? वो बर्टम होता, क्योंकि शादी तो उसकी बर्टम के साथ हुई है, तो वो मतलब है यहाँ पे। सो रियल फादर कौन था ड्रीम चिल्ड्रन का? बर्टम। वो बच्चे ही कहते हैं चार्ल्स लैम से कि अगर हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, अगर हम एलिस के बच्चे होते तो हमारे जो फादर हैं वो बर्टम होंगे, ना कि तुम। नेक्स्ट है यहाँ पे 69, हु वॉज बाई द साइड ऑफ लैम व्हेन यू हैड फॉलन एस्लीप? तो जब चार्ल्स लैम सो गए थे तो उनके साइड में कौन लेटा हुआ था, ये आपको बताना है। ब्रिजिट, मैरिया, मैरी, नन ऑफ दीज। सो ब्रिजिट, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ब्रिजिट उनकी एक कजिन सिस्टर का नाम है वैसे,
तो ये यहाँ पर मैरी लैम के लिए उन्होंने ये इमेजिनरी नेम का यूज़ किया है ब्रिजिट। वैसे तो वास्तव में मैरी लैम भी उनके पास लेटी थी, लेकिन मैरी लैम को मैरी ना कह के उन्होंने ब्रिजिट नाम यूज़ किया है, ठीक है। तो ये मैरी लैम का ही इमेजिनरी नेम है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है 70, हु हैड गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए कौन चला गया है, जॉन लैम। जॉन ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे जॉन लैम की बात हो रही है, जॉन लैम जो एल्डर ब्रदर हैं चार्ल्स लैम के, ठीक है। सो वो कह रहे हैं बच्चों से कि नाउ जॉन लैम हैड गॉन फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जा चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पे 71, हु इज जॉन एल। जॉन एल कौन है यहाँ पर, सो जेम्स इलिया। जेम्स इलिया इज जॉन एल, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 72, वेयर डिड लैम्स ग्रेट ग्रैंड मदर लिव। लैम की जो ग्रैंड मदर थी वो कहाँ रहती थी, अ ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक, ठीक है। नॉरफॉक के एक बड़े से घर में उनकी दादी माँ रहती थी, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 73, विच स्टोरी वॉज एनग्रेव्ड ऑन दी चिमनी पीस। जो चिमनी लगी हुई थी उस बड़े से घर के अंदर, उस पर कौन सी स्टोरी एनग्रेव्ड थी। एनग्रेव्ड मतलब कोई चीज़ उस पर लिखी होना। सो चिल्ड्रन एंड देयर क्रूअल अंकल, ठीक है। वहाँ पर ऐसा माना जाता था उस घर में जहाँ मैरी फील्ड रहती थी, एक दो बच्चों को मार दिया गया था, उनके चाचा ने मार दिया था। सो चिल्ड्रन एंड देयर क्रूअल अंकल की स्टोरी उस पर लिखी हुई थी, सो ए इज द राइट आंसर। वॉट इज सल्की पाइक। सल्की पाइक क्या है यहाँ पर, एक फिश है, ठीक है। सो फिश इज ए सल्की पाइक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 75, हु इज एलिस विंटरटोन। ये एलिस विंटरटोन कौन है, तो ये एक इमेजिनरी नेम है फॉर एन सिमंस, यानी कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी बिलवर्ड चार्ल्स लेम की, उसका नाम था, रियल नेम था उसका एन सिमंस, जिसको यहाँ पर उन्होंने एलिस विंटरटोन कहा है। सो एलिस विंटरटोन एन सिमंस का ही इमेजिनरी नाम है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 76, वॉट इज लीथ। लीथ क्या है यहाँ पे, सो लीथ एक रिवर का नाम है, मतलब ऐसी रिवर जिसको भुला दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो ड्रीम चिल्ड्रन में जो बच्चे हैं उनके चार्ल्स लैम के, वो इस रिवर का नाम लेते हैं, सो ए इज द राइट आंसर। यानी कि ड्रीम चिल्ड्रन में इस रिवर का नाम आया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस इन हैट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 77, हु इज ब्रिजिट। ब्रिजिट कौन है, जो चार्ल्स लैम के साइड में लिटी हुई थी ड्रीम चिल्ड्रन के अंदर, इमेजिनरी और इन फेन नेम ऑफ लैम सिस्टर मैरी, ठीक है। सो मैरी जो हैं चार्ल्स लैम की सिस्टर मैरी लैम, उन्हीं का ये इमेजिनरी नेम है ब्रिजिट। जैसे एन सिमंस का उन्होंने एलिस विंटरटोन नेम यूज़ किया है ड्रीम चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है, वैसे ही उन्होंने मैरी लैम को ब्रिजिट कह के बुलाया है ड्रीम चिल्ड्रन के अंदर। सो ये मैरी लैम का ही नाम है ब्रिजिट, ठीक है। वैसे ही इनकी एक कजिन थी, उनका नाम था ब्रिजिट, तो वहाँ से उन्होंने ये बोरो कर लिया। नेक्स्ट है 78, हु इज़ बाटम। बाटम कौन है, तो बाटम एलिस का हस्बैंड है। एलिस मतलब जो इनकी बिलवर्ड है एन सिमंस, उनकी शादी जो है बाटम के साथ हुई थी, तो वो उनका हस्बैंड है। सो अपॉन ब्रोकर ब्रदर ऑफ एन सिमंस, अपॉन ब्रोकर हस्बैंड ऑफ एन सिमंस, ठीक है, हस्बैंड है ये एन सिमंस का। नेक्स्ट है 79, वॉट डज लैम मीन बाई साल्ट्री। साल्ट्री से क्या मतलब है लैम का, अ बुक ऑफ साम, मतलब साल्ट्री होते हैं भगवान के जो गीत होते हैं जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में दिए हुए हैं, उसके लिए उन्होंने मतलब उसको उन्होंने मतलब साल्ट्री कहा है। सो ए बुक ऑफ साम्स, अ बुक ऑफ साम को उन्होंने क्या कहा है, साल्ट्री कहा है, जो उनकी दादी माँ को मुँह जबानी याद थी। नेक्स्ट है यहाँ पर 80, हु इज अंकल जॉन। अंकल जॉन कौन है, लैम के बड़े भाई हैं, लैम्स एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट है यहाँ पे 81, वॉट इज ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन है क्या, अ रेवरी, अ रियलिटी, या हेलुसिनेशन, नन ऑफ दी। सो ये रेवरी, सो ए इज द राइट आंसर। रेवरी मतलब होता है एक दिन में देखा गया सपना,
सो ड्रीम चिल्ड्रन एक रेवरी है। दिन में क्या होता है कि जो ये जो चार्ल्स लेमन के भाई की डेथ हो जाने के बाद, जॉन की डेथ के बाद ये काफ़ी उदास सैड रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे अपने ऑफिस में इनकी चेयर पर ही ये सो गए, और सोते सोते इन्होंने एक सपना देखा जिसमें ये अपने बच्चों को कहानी वहानी सुना रहे हैं। तो वहीं से ये इन्होंने अपने इस ऐसे का टाइटल ले लिया, मतलब सब्जेक्ट जो है उस सपने से ही इन्होंने बनाया है। उस सपने में ये देखते हैं कि इनके पास दो बच्चे हैं, जॉन और एलिस नाम के। उनको ये स्टोरी सुना रहे हैं, अपने भाई जॉन की, अपनी दादी की, अपनी एलिस की, ये सब। ठीक है। सो ए रेवरी मतलब दिन में देखा गया सपना। 82 है, विम वार्म्स इज रिलेटेड टू दी स्टाइल ऑफ, ये जो विम वार्म है ये किसकी स्टाइल है? सो चार्ल्स लैम्ब। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 83, लैम्प्स स्टाइल इज केमिकल मिक्सचर नॉट ए मैकेनिकल मिक्सचर। ठीक है, लैम्प की जो स्टाइल है वो केमिकल मिक्सचर है, ना कि मैकेनिकल मिक्सचर। हु सैड, किसने कहा था ये? सो ये कहने वाले हैं कैम्पटन रिकैर्ड। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 84, हु इज रिगार्डेड एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट। ठीक है, इंग्लिश एसेस का प्रिंस किसको माना जाता है? सो चार्ल्स लेम। चार्ल्स लैम इज रिगार्डेड एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 85, हु इज नोन एज इलिया। इलिया कौन? इलिया के रूप में किसको जाना जाता है? सो लैम। लैम क्या थे? लैम ने अपना पेन नेम रखा हुआ था इलिया, जो कि उन्होंने बोरो किया था एक क्लर्क से, फेलो क्लर्क से। ठीक है। नेक्स्ट है 86, सिंस लैम देयर हैज बीन नो मोर अकम्प्लिस एसेइस्ट देन स्टीवेंसन। हु सैड, किसने कहा था? ये स्टेटमेंट है ह्यूज, वॉकर, कैम्पटन, लॉन्ग, नन ऑफ दीज। सो ह्यूज वॉकर का स्टेटमेंट है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 87, स्पाइस मैन्स ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म बाय। ठीक है, ये स्पाइस मैन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स एक क्रिटिसिज्म की बुक है जो कि लैम ने लिखी थी। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है। सो लैम क्या है? एक क्रिटिक भी हैं, एक क्रिटिक भी हैं ये। पोइट, पोइट मतलब ऐसे पोइट वगैरह होने के साथ साथ एक क्रिटिक भी हैं। नेक्स्ट है 88, ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी इज इंक्लूडेड इन ऐसे ऑफ इलिया इन। ठीक है। सो ये ड्रीम चिल्ड्रन क्या है? एक रेवरी, एक ऐसे है इनका, जो कि 1822 में 1822 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। बाद में इसको ऐसे ऑफ इलिया के अंदर इंक्लूडेड किया गया। तो मैंने बताया था ये आपको स्टार्टिंग में कि ऐसे ऑफ इलिया इनका 1823 में आया था। ठीक है। तो 1823 में इसको ऐसे ऑफ इलिया में इंक्लूड कर दिया गया। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 89, हु इज द प्रिंसिपल बायोग्राफर ऑफ लैम्ब। तो लैम्ब के जो मुख्य बायोग्राफर हैं वो कौन हैं? सो ये हैं ईवी लूका। ठीक है, इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी थी, ईवी लूका ने। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, क्राइस्ट हॉस्पिटल। क्राइस्ट हॉस्पिटल याद रखना, यहाँ पे इनकी स्कूलिंग हुई थी, मतलब इनका स्कूल जो है इनका लैम्ब का, वो क्राइस्ट हॉस्पिटल है, जिसमें इनके साथ कॉलरिज भी पढ़े थे। सो इज़ ए टिपिकल इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, बेडरूम, क्या था ये? सो बोर्डिंग स्कूल था। ठीक है, क्राइस्ट हॉस्पिटल एक बोर्डिंग स्कूल था जिसमें चार्ल्स लेम की एजुकेशन हुई थी। लैम्ब सफर्स फ्रॉम, ये किससे सफ़र कर रहे थे? स्टटर। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 92, हु सिस्टर सफर्स फ्रॉम मेंटल इलनेस। किसकी बहन मेंटल इलनेस से सफ़र कर रही थी? सो लैम्ब की जो बहन है ना, वो मैरी लैम्ब, वो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रही थी और उसी फिट में उन्होंने अपनी मदर को भी किल कर दिया था। नेक्स्ट है 93, ये आ गया क्वेश्चन, हु किल लैम्स मदर विद ए टेबल नाइफ। टेबल नाइफ से लैम की मदर को किसने मार दिया था? बताओ, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई उनकी लाइफ में। लैम सिस्टर मैरी, खुद की बहन ने ही खुद की माँ को मार दिया। ठीक है। सो ये मेंटल इलनेस में। नेक्स्ट है 94, हु कंपोज एन एपिटैफ पोएम रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स लैम। ठीक है, चार्ल्स लैम की डेथ पर एक एपिटैफ लिखा, मतलब पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है यहाँ पर 95, whose essays is on the tragedies of Shakespeare considered with reference to their fitness for stage representation. So ये लैम, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 96, लैम फॉल्स इन लव विथ, किसके प्यार में थे ये, एन सिमंस, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 97, ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी इज पब्लिश्ड इन जनवरी 1822, ठीक है 1822, 1822 में ये जनवरी में पब्लिश हुई थी इन लंदन मैगजीन। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे प्रैक्टिस सेशन का, वी आर नॉट ऑफ एलिस, हम एलिस नहीं हैं, नॉर ऑफ दी, ना ही हम तुम्हारे बच्चे हैं, नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, हम तो बच्चे ही नहीं हैं, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड वाटम फादर, अगर हम एलिस के बच्चे होते तो हम तुमको फादर क्यों कहते हैं, हम तो अपना फादर बाटम को कहते हैं ना, क्योंकि एलिस की शादी तो बाटम से हुई है। वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है, लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स, हम कुछ भी नहीं है एक सपने के सिवाय, वी आर ओनली वॉट माइट हैव बीन, हम केवल वो आत्माएं हैं या वो हैं जो सदियों से, एंड मस्ट वेट अपॉन द टेडियस शोर ऑफ लीथ मिलियंस ऑफ एजेस बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस एंड अ नेम, दिस एक्सर्प अपीयर्स इन। सो वो कह रहे हैं बच्चे कि हम यहाँ पर वो ड्रीम चिल्ड्रन जो हैं चार्ल्स लैम के, वो बोल रहे हैं कि हम बच्चे नहीं हैं, ना हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम तो बच्चे ही नहीं हैं, हम एलिस के बच्चे होते तो बर्टम को फादर बुलाते, ठीक है, हम कुछ भी नहीं है एक सपने के सिवाय, हम तो केवल क्या हैं, आत्माएं हैं जो सदियों से उस लीथ नदी के सहारे इंतज़ार कर रही हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस हो, यानी हमारा जन्म हो और हमें एक नाम मिले, यानी कि, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि तुम्हारी ना शादी हुई, ना तुम्हारे बच्चे हुए और ना हमें कोई नाम मिला, सो हम कुछ भी नहीं है, तुम्हारा एक सपना है। और तभी तभी चार्ल्स लैम एकदम जाग जाते हैं अपने सपने से और अपनी रियलिटी में आ जाते हैं। सो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो लाइन्स हैं, ये ली गई हैं ड्रीम चिल्ड्रन से, और ये कंक्लूडिंग लाइन है, वो जो ऐसे है ना उसकी लास्ट में, लास्ट पैराग्राफ से ये लाइन ली गई हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर। So guys, this is all about Charles Lamb. Thanks for watching this video. Thank you so much. Now we discuss the biography of Charles Lamb. देखो ये जो चार्ल्स लेम है, इनका जो पेन नेम था वो इलिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि चार्ल्स लेम का पेन नेम क्या था। सो ये एलिया था, और एलिया के नाम से ही ये अपने वर्क पब्लिश क्या करते थे, ठीक है, चार्ल्स लेम के नाम से नहीं लिखते थे, ये हमेशा एलिया नाम से लिखते थे। सो पेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका फर्स्ट पॉइंट है ये, ठीक है। इनका जो जन्म है वो फरवरी 10 फरवरी 1775, इन 1775 में इनका जन्म हुआ था। यानी कि ऐसे आप याद रखना कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770, ठीक है, 1770 में विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था, उनके 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद चार्ल्स लैम का जन्म हुआ था 1775। रोमांटिक एज से ये बिलोंग करते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ है इनका इनर टेम्पल लंदन, ठीक है, सिटी ऑफ लंदन यूके। सो इनर टेम्पल आप याद रख लेना। नेक्स्ट है डेथ इनकी हुई है दिसंबर 27 1834, बहुत ही कम एज में इनकी शादी, मतलब सॉरी डेथ हो गई थी 1834 1834 में। एसिप्लस एडमोंटन लंदन यूके, ठीक है। एरिसिप्लस जो बीमारी है इसकी वजह से, एक स्किन डिसीज होता है, इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी 27 दिसंबर को लंदन यूके, ठीक है। फादर का नाम है जॉन लैम, इनके फादर जॉन लैम थे, मदर एलिजाबेथ लैम, सिस्टर हैं इनकी मैरी लैम, जिनको एक मेंटल इलनेस थी, और मेंटल इलनेस की वजह से इन्होंने अपनी मदर एलिजाबेथ लैम का मर्डर कर दिया था टेबल नाइफ से, ठीक है। इनके भाई का नाम है जॉन लैम, इनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो इनकी डेथ से ही इनका जो ऐसे है वो इंस्पायर है ड्रीम चिल्ड्रन, ठीक है, इनकी भी डेथ हो गई थी। सो इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडी थी गाइस, ठीक है। माँ की भी डेथ हो गई थी, इनकी बहन पागल थी, पागल अवस्था में इन्होंने ही, इनकी बहन ने ही अपनी खुद की माँ को ही मार दिया था चाकू से। भाई जॉन लैम को भी पैर में प्रॉब्लम थी, पहले तो उनका पैर वैर काटा गया था, है ना, डॉक्टर ने उनका पैर काट दिया था और उनकी डेथ भी हो गई थी। सो भाई भी इनके नहीं रहे, तो इस तरीके से, और शादी भी नहीं हो पाई थी चार्ल्स लैम की। उनकी 7 ईयर्स तक उन्होंने एलिस के साथ, मतलब एन सिमंस के साथ रिलेशंस में रहे, लेकिन बाद
में उन्होंने मना कर दिया और बर्टन से जाके शादी कर ली थी, तो शादी वगैरह भी नहीं हो पाई, तो बैचलर रही अपनी लाइफ, पूरी लाइफ। उसके बावजूद भी इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने एक अपना एक जगह बनाई है। ये प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे के नाम से जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है। सो ये है इनकी बायोग्राफी। इनके मेजर वर्क्स हैं यहाँ पे अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, ओके। एक ये जॉन वुडविल, इनका पोइटिक ड्रामा है, यानी कि जिसको कहते हैं वर्स ड्रामा, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर विद सिस्टर मैरी, ठीक है। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो अपनी बहन मैरी लैम्ब के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। इसमें शेक्सपियर की कहानियाँ हैं। नेक्स्ट वर्क इनका इंपॉर्टेंट, द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस, स्पाइसमैन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। सो ये जो वर्क है स्पाइसमैन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, है ना, शेक्सपियर के टाइम के जो राइटर हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा है। तो ये एक इनका मतलब ये इनका जो है क्रिटिसिज्म पर वर्क है, ठीक है। सो इस वर्क की वजह से इनको एक क्रिटिक भी बुलाया जाता है, क्योंकि इन्होंने इसमें इन राइटर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म दी है। ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर विच इज़ एंड अदर नाइट फियर्स एंड पोन ब्रोकर डॉटर एलिना, है ना, ये कुछ वर्क्स हैं इनके। ऐसे ऑफ इलिया, ये तो इनका मास्टरपीस है जिसमें इनके सभी ऐसे इंक्लूड थे। 1823 में आया था फर्स्ट टाइम। एंड लास्ट ऐसे ऑफ इलिया, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो इसके 10 साल बाद आया था, ये आपको ध्यान रखना है, 1833 में। So guys, this is all about Charles Lamb. Thanks for watching this video. Thank you so much.